Then third is the associate enterprise जो covered है section 92A subsection 1 में, जो क्या कहता है कि एक एंटरप्राइज जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है इन द मैनेजमेंट कंट्रोल और कैपिटल ऑफ अनदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सब्सिडरी की बात करें तो वो एक एग्जांपल रहेगा। सेकंड है कि इफ बोथ आर अंडर द सेम कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय अ थर्ड पर्सन, लाइक अगर फेलो सब्सिडीज बोले तो आपस में भी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगी। फोर्थ इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो कवर्ड है सेक्शन 92B के अंदर, जो बेसिकली कहता है कि वो ट्रांजैक्शन दो दो या से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइजेस में है जहाँ पे एटलीस्ट वन एंटरप्राइज इज अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी। लास्ट इज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो कवर्ड है सेक्शन 92B(a) के अंदर। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो दो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस के बीच में है। अब वो कैसे कि अगर कोई एंटिटी ए लिमिटेड बाहर सब्सिडाइड है, उसकी दो सब्सिडरीज है बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड विद इन इंडिया, तो बी और सी के बीच की ट्रांजैक्शन रहेगी वो सारी इसमें कवर हो जाएगी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। those lists is specified as API का reduction है, intent of best transactions, most specified domestic transaction international. Let's start with the main thing, which is transfer pricing. So transfer pricing basically refers to the price which is charged for the transfer of goods, services, tangible or intangible. मतलब अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो रहे गुड्स के या फिर सर्विसेज है कि मैं फॉरेन क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर जैसे इंटेंजिबल हो गई कि आई एम प्रोवाइडिंग नो हाउ या फिर पेटेंट जिसके अगेंस्ट मैं रॉयल्टी फीस ले लूँ, तो वो सब ट्रांसफर प्राइसिंग कवर हो जाता है। So OECD guidelines जो है they define transfer prices as the pricing at which enterprise transfer physical goods and intangible goods or provide services to associated enterprises. अब ट्रांसफर प्राइसिंग मेनली इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनीज क्या करती है अपने प्रॉफिट्स को, फॉर एग्जांपल उसकी एक एंटिटी इंडिया में है और एक फॉरेन में है एंड दोनों जगह डिफरेंट टैक्स रेट्स प्रिवेल करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करेगी अपने प्रॉफिट्स को जो है लोअर टैक्स वाले जुरिस्डिक्शन के अंदर ज्यादा शिफ्ट करने का ट्राई करेगी, जिससे टोटल टैक्स एक्सपेंस जो है पूरी एंटिटी पूरे ग्रुप का वो कम आएगा। Now let's take at the factors जो affect करते हैं ट्रांसफर प्राइसेस को। जनरली कॉस्टिंग का पेपर दिया होगा तो उसमें you may have studied about various factors through which transfer prices compute होती है, जैसे nature of product, what is the market price, कॉस्ट क्या मैन्युफैक्चरिंग की, टारगेट रेशियोज क्या जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनकम टैक्स रेट क्या प्रिवेल कर रही है डोमेस्टिक कंट्री में और इंटरनेशनल कंट्री में। See, इस definition में लिखा है transfer price is a price which is charged for transfer of goods, service, tangible or intangible property. Immovable property cover होगी। Immovable property means land or building or goods. इंडियन एंटिटी से कोई इमोबल प्रॉपर्टी खरीदती है, ठीक है, so a foreign associate enterprise is purchasing an immobile property from an Indian entity and both are associate enterprise, तो क्या वो कवर होगा ट्रांसफर प्राइस में? करेक्ट, वो भी ट्रांजैक्शन कवर होते हैं। सो इट्स प्रिसाइजली प्राइस व्हिच इज चार्ज फॉर ट्रांसफर क्या कर सकते हो, कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, गुड सर्विस, इमोबल, मूवेबल, जो भी प्राइस, इट हैज टू बी एट द आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। इफ इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ देन the consequences will follow. Now let's understand with the help of an example. So for example, M Limited is जो इंडिया में situated है and he is the company is an exporter. So M sell करता है goods in Ireland at an average price of ₹20 per piece and the cost to manufacture that product is ₹10 per piece. And suppose कि वो उस Ireland वाले customer को 10,000 units sell करता है, तो जो टोटल प्रॉफिट M लिमिटेड का आएगा वो आएगा 150।
एंड सपोज कि वो 25% के फ्लैट रेट पे टैक्स भर रही होंगी, तो टोटल टैक्स एक्सपेंस जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का आएगा वो आएगा 25,000। अब सपोज करो सेकंड कंडीशन एक बार लेते हैं कि एम डायरेक्टली अपने कस्टमर को सेल नहीं करके पहले वो अपनी सब्सिडरी को बेचता है गुड्स, जो एस लिमिटेड है, जो उसकी वॉल्यूम सब्सिडरी है लिमिटेड, लोकेटेड इन आयरलैंड इटसेल्फ। सो फर्स्टली वो एस लिमिटेड को वही सेम गुड्स 12 रुपीज पे एक्सपोर्ट कर देता है। तो अगर एम लिमिटेड का केवल प्रॉफिट कंप्यूट करें, सो वो आएगा 2 रुपीज पर यूनिट, एंड कंसिडरिंग 10,000 यूनिट्स वर सोल्ड, तो टोटल टैक्स जो अपना निकलेगा 20,000 के ऊपर वो आएगा 5,000 रुपीज। अब आयरलैंड के अंदर एस लिमिटेड 12 रुपीज में एक्वायर कर लेगा गुड्स को, और वो गुड्स को कस्टमर को सेल कर देगा 20 रुपीज में। सो अगर बिगनिंग और एंडिंग देखे तो दैट इज द सेम की 10 रुपीज की मैन्युफैक्चरिंग हुई, 20 रुपीज में कस्टमर को पहुंच गया। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो स्ट्रेटेजिकली अनलिमिटेड ने अपोर्शन कर दिए, इंडिया में और थोड़ा बहुत आयरलैंड में। तो अगर आप टोटल ऑफ टैक्स एक्सपेंस पूरे दोनों का कंसोल करके देखोगे तो वो निकल आएगा 15,000 रुपीज ओनली। जबकि पहले जब एम लिमिटेड सोली एक्सपोर्ट कर रहा था डायरेक्टली टू द कस्टमर, तो उसके अंदर 25,000 का टैक्स एक्सपेंस आ रहा था। सो दैट इज द रीजन कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आए थे, ताकि कंपनीज जो है से प्रॉफिट शिफ्ट नहीं करे अपनी। Now, what are the key objectives behind transfer pricing? So, ये both from the point of view of accountants and both from the point of view of tax authorities also. तो टैक्स अथॉरिटीज के लिए इट इज इम्पोर्टेंट ताकि ज्यादा टैक्स का लीकेज नहीं हो, ज्यादा रेवेन्यू लॉस नहीं हो गवर्नमेंट को, एंड अकाउंटेंट्स के लिए भी ताकि वो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन जो एंटिटी की वो देख सके। तो फर्स्ट इज एनालाइजिंग सेपरेट प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द एंटरप्राइज एंड एनालाइजिंग परफॉर्मेंस एलिवेशन ऑफ ईच एंटरप्राइज सेपरेटली। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में दो मेरी कंपनी एम लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, तो वहां पे दोनों की सेपरेट प्रॉफिट्स अपन इजीली देख पा रहे हैं। Second is evaluating the offset of tax liability of one enterprise with an equivalent transaction of the other enterprise. And third is checking whether the price charged for the transaction between associate enterprises is at the arm's length price. तो जो अपन ने सेक्शन 92F क्लॉज 2 में देखा था कि आर्म्स लेंथ प्राइस से अपनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। Now these are the relevant sections which are covered under chapter 10 of the income tax in 1961, which basically was a section 91. Now let's take a look at the applicability of the provisions of transfer pricing in the Act. So first section is section 92, subsection 1 of the Income Tax Act. तो वो बेसिकली क्या कहता है कि जो भी इनकम अराइज हो रही है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वो कंप्यूट की जाएगी विद रिगार्ड्स टू द आर्म्स लेंथ प्राइस व्हिच इज कवर्ड इन चैप्टर 5 ऑफ द गाइडिंग कोड, एंड चैप्टर 6 में कंप्यूटेशन होती है। बेसिकली जो है, जैसे उस एग्जांपल में मैं ज्यादा ही सप्रेस करके नहीं अपनी तो रेवेन्यू को दिखा सकता हूँ, तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे मेरे को दिखाना पड़ेगा मेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट इज सेक्शन 92, सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो वो कहता है कि वेयर इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, दो या ज्यादा अगर एसोसिएट एंटरप्राइज होगी तो म्यूचुअल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट for the allocation or apportionment of any contribution to any cost or expense incurred or to be incurred in connection with the benefit, service or facility provided or to be provided by one or more such enterprises. The cost or expenses allocated or apportioned to as the case will be contributed by and shall be determined having regard to the ALP of such benefit. Basically ये definition ये बोलना चाह रही है कि अगर दो एंटिटीज जो आपस में एसोसिएटेड है, अगर कोई ऐसा कोई प्लानिंग है कि वो अपनी कॉस्ट एक्सपेंसेस या फिर सेल्स पार्ट को अगर वो अपोर्शन करेंगे, तो वो सारे अपोर्शनमेंट आर्म्स लेंथ प्राइस को कंसीडर करते हुए होंगे। सो यहाँ से एक और चीज है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन है उससे मेरी क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल को इंपैक्ट नहीं करता है कि मैं सेल्स कोई वो कम कर देगा, बढ़ा देगा। इट कैन ऑल्सो इंपैक्ट द डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जो अपन ने एग्जांपल देखा था एम लिमिटेड एस लिमिटेड का, उसमें ऐसा होता है कि एम एक्सपोर्ट नहीं करके इंपोर्ट कर रहा है अपनी सब्सिडरी से, एंड इट इज डूइंग एट अ कॉस्ट व्हिच इज हायर देन द एएलपी। तो उस केस में भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं। Now, following are the conditions which must be satisfied to attract the provisions of T. So, first of all, there should be an international transaction, या फिर specified domestic transaction. Second is it shall be entered by 2 or more associate enterprises. And third is that such transaction shall be in nature of purchase, sale, or lease of tangible or intangible property, or provision of service,
or lending or borrowing of money or allocation of cost, expenses, benefits, or any other transaction which is having a bearing on income cost, taxes and price. So basically वो पूरे P&L के figures के बारे में बता रहा है कि जो भी मेरे directly profit के ऊपर impact कर रहे हैं, तो वो should be made in respect to the ALP. Now next is section 92 subsection 3 of the income tax act. तो जैसा कि अपन ने ऊपर देखा कि ALP के प्रोविजंस अप्लाई करके क्या हो रहा है कि मैंने जो सेल्स प्राइस एक्चुअल में करी अपनी सब्सिडरी हूँ, मैं उसको एक अपवर्ड एडजस्टमेंट दे रहा हूँ ताकि वो अपनी फेयर वैल्यू पे आए और सही जो रेवेन्यू लॉसेस आता है गवर्नमेंट को नहीं हो। क्या ये अदर वे अराउंड काम कर सकता है कि फॉर एग्जांपल एक एंटिटी ने एक गुड्स को एक्सपोर्ट करा है ₹120 एंड लेटर उसको पता चला कि इस ट्रांजेक्शन की ALP तो केवल ₹100 थी, तो क्या वो ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं सिर्फ ₹100 ही अपने P&L के अंदर शो करूँ? आंसर नहीं कर सकता। एक बार एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स ने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज कंपनी वाई को जो यूके में सिचुएटेड है, तो उसको उसने सेल करा है ₹120 पर यूनिट, जिसकी लेटर ALP कंप्यूट हो गया है ₹100 पर यूनिट। सो नाउ कंपनी एक्स इज क्लेमिंग दैट ALP शुड बी ₹100। सो दे आर क्लेमिंग कि उनका जो रेवेन्यू है P&L में कम हो जाना चाहिए। बट 92 सबसेक्शन 3 जो है वो ये चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप जो है डाउनवर्ड एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते अपनी रेवेन्यू में, ओनली अपवर्ड एडजस्टमेंट हो सकता है। सो बेसिकली जो ALP मेरी फ्लोर प्रोवाइड कर रही है कि इतना तो मिनिमम करना ही है, इसके ऊपर वाली जा सकता है, कोई इशू नहीं। So what were the keywords from the above definition that we saw was first is associated enterprises जो कि covered in 92A में, second is arm's length price जो covered है section 92F clause 2 के अंदर, and third is international transaction and specified domestic transaction. Now we will look at the responsibility of enterprise and what is the responsibility of accountant in respect of documentations, what are the forms which needs to be filed with the income tax authorities, वो सारी की सारी चीजें। So first is what is the objective of maintaining transfer pricing documentation? So the main purpose यही होता है, it enables the income tax authorities to do a fair examination कि जो कंपनी है वो कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही विद द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल। Basically, they provide useful information in conducting an appropriately thorough audit of the transfer pricing practices of entities subject to tax in their jurisdiction. Although it may be necessary to supplement the documents with additional information as the audit progresses. Now, the documentations are covered in the section 92D of the Income Tax Act. So we'll take a look at it. So first is when an assessee is entering into international transaction or specified domestic transaction, so they are required to maintain documents as specified by CBDT, which is also known as the Transfer Pricing Study Report and local file. Now local file में basically जो assessee इंडिया में situated है, तो वो जो भी transactions undertake कर रही है अपनी associated enterprises के साथ, तो वो सारी transaction इस local file में वो लोग निभाते हैं। Second is constituent entity of international group shall keep and maintain such information and documents in respect of international group as may be prescribed, जिसको बोलते हैं मास्टर फाइल। अब जो मास्टर फाइल है वो पूरा एक ओवरव्यू देती है पूरे इंटरनेशनल ग्रुप का, जबकि लोकल फाइल जो है उस पर्टिकुलर असेसी की जो ट्रांजेक्शन हुई है अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से वो शो करती है। थर्ड इज जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है वो फर्निश करेगी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स which is referred therein to the authority prescribed under section 286 within the time and manner as will be prescribed. So 286 section जो है वो कवर करता है CBC रिपोर्ट which is known as country by country report, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो है उसको ये रिपोर्ट्स फर्निश करनी पड़ती है टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। उसके भी प्रोविजन देखेंगे कि कैसे कैसे वो रिपोर्टिंग होती है। एंड फोर्थ इज जो असेसिंग ऑफिसर है या फिर जो CID है वो may in course of any proceedings under this act require any person referring to point 1, मतलब point 1 में मैंने देखा था कि असेसी जो है वो लोकल फाइल के बारे में कोई लोकल फाइल मेंटेन करता है, तो वो फर्निश करेगा इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड देयरइन within a period of 10 days from the date of receipt of notice, and वो फर्दर एक्सटेंड हो सकती है 10 डेज में, तो टोटल में 20 डेज का उसके बाद सही टाइम लिमिट।
नाउ वी विल सी कि डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। तो अगर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है वो एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ से, और अगर इन केस ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अगर वो 20 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो इन दैट केस डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स है जस्ट लाइक अपने कंपनीज एक्ट के अंदर दिखते हैं, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स वो 8 years के लिए मेंटेन करते हैं फॉर द रेलेवेंट। Now we'll see that what is the country by country reporting, which is a reporting requirement of the multinational enterprises. So एक इंटरनेशनल ग्रुप की जो पेरेंट एंटिटी होगी वो एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट देती है अपनी उस नेशन में जहाँ पे वो रेसिडेंट है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि इंडिया में ये हो, बाहर के नेशंस में भी ये चीज होती है कि अगर पेरेंट एंटिटी बाहर सिचुएटेड है तो वो एक सीपीसी रिपोर्ट लेती है, जिसमें बेसिकली पूरे ग्रुप का कौन कौन सी एंटिटी कहाँ पे रेसिडेंट है, उनका बिजनेस क्या है, उनके रेवेन्यूज क्या है, वो सब इसमें रिपोर्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वीआई लिमिटेड जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है, which is a constituent entity, और उसकी पेरेंट एंटिटी जो है वोडाफोन ग्रुप पीएलसी वो लोकेटेड है यूके के अंदर। तो जो सीवीसी रिपोर्ट है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी वो रहेगी वोडाफोन ग्रुप पीएलसी। सो जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस है वो इस रिपोर्ट में क्या क्या फर्निश करते हैं विद अथॉरिटीज। सो फर्स्टली वो रिपोर्ट करेंगे अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द होल ग्रुप, सेकंड इज द प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, एंड लास्ट इज द इनकम टैक्स पेड एंड अकाउंटेबल। दे विल आल्सो फर्निश द टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है मैन पावर एम्प्लॉय करी है, व्हाट इज द कैपिटल accumulated earnings in the resultant surplus, what is the tangible assets in each tax jurisdiction. And last is the MNC है, they have to identify each entity within the group which is doing the business in a particular tax jurisdiction and providing indication in business activity. Basically उसकी जो constituent entities situated है, तो उसको एक एक की जो रिपोर्ट है वो सीबीसी के अंदर देनी पड़ती है कि कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, और एक एक का टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, उनके रेवेन्यूज क्या है। 92 वो पेनल्टी क्या है। So, if under section 92D, which requires to maintain the documents, and if the documents are not maintained, then is there a penal provision for not maintaining the documents? What is the penalty? Is there a penalty? There is no penalty for not maintaining the documents which are required to be maintained under 92D. पेनल्टी है या नहीं है? नहीं है, है नहीं है, है तो कितनी है? कौन सा सेक्शन में? मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी जस्ट देखी है। Correct. So section 271G है, that says penalty for failure to furnish information or documents under section 92D. It says that if a person fails to maintain the documents which are required under 92D, then the TPO or the AO or the Commissioner of Appeals may direct that such person shall pay a penalty, a sum of 2% of the value of the international transaction or the specified domestic transaction for each such failure. So the penalty का quantum है for non-complying section 92D, not maintaining the documents, is 2% of the value of transactions. ठीक है। जैसे अगर अपन अपनी जो रिलेटेड पार्टी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर कंप्लेंट तो नहीं करते हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात शुरुआत में बताया, अगर जो एसोसिएटेड एंटिटी है उसको आर्म लेंथ प्राइस से कम पे ट्रांसफर कराऊं तो वो तो मेरी कंडीशन है, रिलेटेड पार्टी को तो कम पे करूंगा। तो एग्जांपल, इसके एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक कंपनी है जो कि सिंगापुर में है, इंडिया में, अब कितने कंपनी को ट्रांसफर करके सिंगापुर को वो कहाँ पे जाती है, 100 रुपए की चीज 80 में जाती है, तो इंडिया कंपनी को पेमेंट कम हुआ, 20 रुपीज इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स कम गया, तो इंडियन गवर्नमेंट को वांट ना कि टैक्स बेस जो उसका इरोड हो रहा है दैट शुड नॉट बी सो, तो इसलिए ट्रांसफर प्राइस रिक्वायर्स दैट वो कहीं थी इसलिए नहीं कर पाया, तेरी सेल है जिससे प्रॉफिट इनकम टैक्स ज्यादा है, जैसे कोई लोग ब्रांच अकाउंटिंग करता
ब्रांच जब हमारे सेपरेट बिकॉज अल्टीमेटली ब्रांच कंसोलिडेट होकर हेड ऑफिस में मर्ज हो जाती है, तो जब मर्ज हो जाएगी तो अल्टीमेटली सारा प्रॉफिट तो इंडिया में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बैंक है, इंडिया की बैंक की ब्रांच है यूएस में, एसबीआई है, एसबीआई की ब्रांचेस है यूएस में, तो अल्टीमेटली जो यूएस ब्रांच है वो भी कंसोलिडेट होकर इंडिया में तो आएगी, तो इंडिया को तो टैक्स मिल गया, तो उसके अंदर भी ट्रांसफर प्राइस नहीं लगेगा बिकॉज इंडिया ऑलरेडी गॉट द टैक्सेस। लेकिन जहां ब्रांच नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, वहां पे जो प्रॉफिट बेस है या फिर जो रेवेन्यू बेस है वो इरोड ना हो, इसलिए आपको पैसे मिले। टैक्स प्लानिंग में और टैक्स अवॉइडेंस होता है, रेशियो में गया होगा पहले था तो ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया, ट्रांसफर प्राइसिंग इसलिए तो लाया गया, इट्स नॉट अ डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस, इट हैव पुल्ड बाय डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर दैट द ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज हैज टू बी नाम, ये तो मैंने नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट का एग्जांपल लिया। अगर रेजिडेंट रेजिडेंट का ट्रांजैक्शन होगा तो यू वुड से कि यार एक की सेल कम हो गई, अगले का परचेज कॉस्ट कम हो गया, तो वहां प्रॉफिट बढ़ गया, यहाँ कम हो गया, तो इक्वल हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स आ गया। लेकिन ये रेजिडेंट ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वो कब लगते हैं, उसी केस में ट्रांसफर होते हैं। एसडीटी में क्या क्या कवर है, सेक्शन 10 डब्ल्यू का ट्रांसफर क्लेम कर लो या एटीआईए का कोई डिडक्शन क्लेम कर लो, उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइस लग लो, उसमें समझो फॉर एग्जांपल ये एंटिटी में नॉर्मल जिसने गुड मैन्युफैक्चर किए और एक एनडब्ल्यू की एंटिटी है जो कि एसईजेड में जो कि एनडब्ल्यू को एग्जम्पशन क्लेम, अब जो भी एग्जम्पशन क्लेम करती है एनडब्ल्यू को उसमें तो कोई टैक्स नहीं होगा, तो ये वाली एंटिटी क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा में 10 डब्ल्यू वाली एंटिटी को दिखाओ, उसके साथ इसका एग्जांपल है। तो ये प्रॉफिट या दिखाने के लिए जितनी सेल प्राइस है वो ना कम रखेगी, तो यहाँ परचेज कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट या बढ़ेगा, वही आपने यहाँ सेल प्राइस कम करके अपना टैक्स बेस कम कर दिया और यहाँ पे 10 डब्ल्यू का एग्जम्पशन ज्यादा उठा लिया, तो टैक्स पे भी रोक हो गया, तो ऐसी ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफर प्राइस में कवर्ड। तो ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट टाइम ये भी है कि ट्रांजैक्शन शुड गेट आर्म्स लेंथ बेसिस, आर्म्स लेंथ कैसे कंप्यूट करेगा इन एन अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस विदाउट अफेक्टिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस में जो प्राइस दिखती है उसी प्राइस पे अगर आप ट्रांसफर करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ हैप्पी पैंटी करके प्राइस कम किया प्रॉफिट कर दिया तो ये सब पहले टैक्स प्लानर या टैक्स जो लॉ बनाए उन्होंने दिमाग लगा के इसलिए नहीं फेल करेगा। ये ब्रांच अकाउंटिंग में सेपरेट बहुत अल्टीमेटली कंसोलिडेट होता है और ये अकाउंटिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लगेगी। So before we look at how CBC reports are furnished, first we will look at some definitions. So parent entity क्या होती है? So parent entity is that entity that is controlling interest in another entity of its group, giving it a control of its operations. So what सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि पेरेंट एंटिटी वही है जो ग्रुप की जो मेन हेड है जो कंट्रोल कर रही है बाकी सब एंटिटीज में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो पेरेंट एंटिटी है। सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, सो ये वो एंटिटी है which is having a separate business unit of their multinational enterprise group that is included in the financial statements for the purpose of financial reporting. So वो मेरी हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। थर्ड है मेरी ऑल्टरनेट एंटिटी। अब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि सीबीसी रिपोर्ट जो है वो पेरेंट एंटिटी को फाइल करनी होगी अंडर सेक्शन 286, बट इट में हैपन कि वो इस चीज को डेजिग्नेट कर दे अपनी कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को, तो वो जो एंटिटी जिसको डेजिग्नेशन हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑल्टरनेट एंटिटी एंड वो फिर फर्निश करेगी सीबीसी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 286। अब ये फ्लो चार्ट से एक समझते भी 286 में फर्निशिंग होती है कैसे। So first we will see कि पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेसिडेंट है या नहीं है। अगर वो इंडिया की रेसिडेंट है तो जो पेरेंट एंटिटी है वो खुद रिपोर्ट करेगी सीबीसी रिपोर्ट को टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन द फॉर्म कॉल्ड एज फॉर्म 3CEAD। और ये रिपोर्टिंग कब होती है व्हेन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है लास्ट ईयर के दे आर शोइंग अ रेवेन्यू ऑफ 6400 करोड़ और मोर। बट व्हाट विल हैपन अगर जो मेरी पेरेंट एंटिटी है वो नॉन रेसिडेंट है इंडिया की, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बाकी कंट्रीज में भी सीबीसी रिपोर्टिंग होती है, तो जो पेरेंट एंटिटी होगी वो वहां पे सीबीसी रिपोर्ट करेगी एंड जनरली जो है देयर आर मीडियम्स थ्रू व्हिच जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है बिटवीन टू कंट्रीज, तो वो वहां से फिर कम्युनिकेट होकर इनको सीबीसी रिपोर्ट मिल जाएगी इंडियन गवर्नमेंट को।
फिर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया में सिचुएटेड है करंटली, उसके ऊपर क्या लायबिलिटी रहेगी। सो उनको बेसिकली फॉर्म 3C EAC फाइल करना है विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, which shall be at least 2 months prior to the due date of furnishing CBC report. अब वो 3C EAC में दो चीजें बताएंगे। सबसे पहला तो वो ये बताते हैं क्या वो खुद एक ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है इंटरनेशनल बोर्ड की। ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब क्या वो इंटरनेशनल के बिहाफ पे क्या वो सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगी। एंड सेकंड, उसको डिटेल्स देनी है अपनी पेरेंट एंटिटी की, ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी की डिटेल्स देनी है, बाकी सारी जो भी है जहाँ भी सिचुएटेड है, और उनका रेसिडेंट कंट्रीज क्या है, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, और व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस। तो ये रहता है इसके अंदर। ये क्यों फाइल होता होगा? Why the Indian government asked for this information? Because इससे क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन अगर चली जाती है that from that department, no, this is not a parent entity, ये तो छोटी एंटिटी है जो सब्सिडी है या फिर जो सब्सिडी है वो है। तो by information they can call for the information from the country जहाँ पे वो रेजिडेंट हो। अब उस इंफॉर्मेशन का करेगी क्या करेगी उस इंफॉर्मेशन का? तो ये देखना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन ये कंपनी है और जो फॉरेन कंपनी है उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन जो है क्या वो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है। क्या उन ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसे इंडिया का जो टैक्स बेस है वो इरोड हो रहा है, इंडिया को टैक्स जो मिलना चाहिए था ड्यू शेयर जो नहीं मिल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन बढ़ेगी गवर्नमेंट के पास तब जाके वो एनुअल या कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट जो होती है पूरी ग्रुप की मंगवा पाएगी, उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन देख पाएगी। एंड प्रैक्टिकली ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर। जैसे दिल्ली का मेरा एक्सपीरियंस है दैट वहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स फॉरेन एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन मंगाते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकली अप्लाई होती भी है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जितनी भी एमएनसी कंपनीज है बहुत ड्यू कंसिडरेशन फॉलो करती है टू मेक द नेसेसरी कंप्लायंसेस। भाई जिसके ऊपर 50 पेनल्टीज है उन कंपनीज के ऊपर फॉर नॉट फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स। So now let's take a look at how Form 3C EAD looks like. So इसमें जो पार्ट है होगा बेसिकली उसमें वो ओवरव्यू देते हैं ऑफ द एलोकेशन ऑफ इनकम टैक्सेस एंड बिजनेस एक्टिविटी बाय टैक्स जुरिसडिक्शन। मतलब जहाँ जो उसके रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज जिस रेसिडेंस में सिचुएटेड है उनका टैक्स जुरिसडिक्शन क्या है, और उनके रेवेन्यू वाइज बाइफरकेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स पेड एंड अक्रूड। फॉर्म बी के अंदर वो बेसिकली टाइप ऑफ बिजनेस बताते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज का, कि बेसिकली वहां पे लिखा है कि रिसर्च R&D के अंदर है, परचेज में है, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो टाइप ऑफ बिजनेस बताते हैं। पार्ट सी के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन जाती है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ग्रुप। नाउ इट में आल्सो हैपन कि जो पेरेंट एंटिटी जहां पे सिचुएटेड है वहां सीबीसी रिपोर्टिंग की लायबिलिटी ही नहीं है, या फिर सीबीसी रिपोर्ट फाइल तो करती है, बट जैसे मैंने बताया कि दो नेशंस के बीच में एक्सचेंजेस होते हैं इस रिपोर्ट के, बट इट में हैपन कि वो एक्सचेंज जैसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, तो बेसिकली क्या होगा अगर पेरेंट एंटिटी जो है, तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है जो इंडिया में सिचुएटेड है वो सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगी बेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप। ये कब का होगी, पहला तो जो पेरेंट एंटिटी की लायबिलिटी नहीं है सीबीसी रिपोर्ट की, उनके रेसिडेंट जहाँ पे वो रेसिडेंट है रजिस्ट्रेशन में। सेकंड है कि सीबीसी रिपोर्ट फाइल तो होती है बट उस कंट्री का जहाँ पे मेरी पेरेंट एंटिटी सिचुएटेड है उस कंट्री का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है फॉर सीबीसी रिपोर्ट। या फिर थर्ड है कि एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग करंटली पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी सिस्टमैटिक फेलियर, और ये फैक्ट जो है वो इंटीमेट किया जाएगा टू डायरेक्ट टू जेडीआईटी। फिर फोर्थ है, अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया में लोकेटेड है उसकी लायबिलिटी आएगी टू फाइल द सीबीसी रिपोर्ट। नाउ फॉर एग्जांपल अगर उसकी दो या उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज इंडिया में लोकेटेड है तो उसमें से कौन फिर सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगा। तो ये चीज जो है वो नॉमिनेट होती है इन द फॉर्म 3CA, यहाँ पे एक ग्रुप को डेजिग्नेट और एक एंटिटी को डेजिग्नेट करेंगे जो सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द होल ग्रुप। So this is a form 3CEA
Now let's take a few examples जिससे थोड़ा better understanding मिल जाएगी. So basically एक international group है consisting of A limited, B limited and C limited. जहाँ पे A limited जो है वो parent entity है और B and C limited जो है constituent entity है. So first case is A limited जो है वो resident है इंडिया में जो भी parent company है और बाकी दो जो है तो non resident है. तो according to you कौन फाइल करेगा 3C CBC रिपोर्ट? आंसर इज करेक्ट, ए करेगा क्योंकि कोई पेरेंट एंटिटी और इंडिया में सिचुएटेड है. फिर केस 2 है मेरा कि ए लिमिटेड दुबई में सिचुएटेड है, बी लिमिटेड जो है इंडिया में है और सी लिमिटेड यूएई में है और वो अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है मेरी. तो इस केस में फिर कौन सीडीसी रिपोर्ट फाइल करेगा? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर ग्रुप ने किसी को अल्टरनेट एंटिटी डेजिग्नेट कर रखा है जो सी लिमिटेड है तो वो जो है सीबीसी रिपोर्ट यूएई में फाइल करेंगे एंड कंसीडरिंग की एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है इंडिया और यूएई के बीच में तो सीबीसी रिपोर्ट कम्युनिकेट हो जाएगी. लेकिन जो बी लिमिटेड है मैंने एक और बताया था कि अगर जो बी लिमिटेड है वो फॉर्म 3C यूएसी के अंदर बताएगा कि अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी वो है या नहीं है और अगर नहीं है तो वो बाकी अपनी पेरेंट एंटिटी अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी और बाकी जो भी एंटिटीज होगी ग्रुप के अंदर उन सबकी रिपोर्ट उसमें देगा. नाउ एग्जांपल 3 इज कि ए लिमिटेड सिचुएटेड है दुबई में, बी लिमिटेड इंडिया के अंदर है और डेजिग्नेटेड है एज द अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी और सी लिमिटेड जो है वो यूएई के अंदर है. इस केस में फिर सीबीसी रिपोर्ट कौन फाइल करेगा? Yes, the answer is right. B limited because वो खुद alternate reporting entity designate हो चुकी है तो B limited फाइल करेगी the section 286 और वो फॉर्म 3AC में बता देगी कि I am the alternate reporting entity and वो बाकी parent entity और जो भी constituent entities होगी उसकी information दे देगी. Now continuing case 2. केस 2 के अंदर क्या था कि ए जो है वो दुबई में सिचुएटेड है, बी इंडिया में सिचुएटेड है, सी यूएई में है और सी जो है अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है. बट करंटली इंडिया यूएई के अंदर अब कोई एग्रीमेंट नहीं है फॉर एक्सचेंज ऑफ द रिपोर्ट. तो अब इस केस में फिर कौन फाइल करेगा रिपोर्ट? लिमिटेड करेगी क्योंकि अब एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है तो वो बी लिमिटेड इस केस में सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेंगी. तो लास्ट केसेस इसके दो पार्ट से सबसे पहला है कि ए लिमिटेड नॉन रेसिडेंट है और बाकी दोनों जो है बी और सी लिमिटेड रेसिडेंट है. इस केस में कौन करेगा? अभी ऑल्टरनेट असाइन नहीं है इस केस में. पेरेंट एंटिटी कौन सी है इसकी? पेरेंट ए लिमिटेड. तो राइट आंसर ए लिमिटेड करेगी दुबई के अंदर, अगर वहां पे सिचुएटेड है दुबई में करेगी एंड कल सीबीसी रिपोर्ट. फिर सेकंड ये था कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है फॉर एक्सचेंज ऑफ रिपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड द फॉरेन नेशन तो फिर कौन करेगी? वो किस में नॉमिनेट करेंगे कि कौन करेगा? यही के अंदर रहेगा कि दोनों में से कौन रिपोर्टिंग देगा सीबीसी रिपोर्ट. फिर अपन देखते हैं कि अकाउंटेंट कौन होता है यहाँ पे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती है. So first let's define that what is an accountant. So accountant basically एक chartered accountant है who is defined under the section 2 subsection 1 clause B of the Chartered Accountants Act 1949 जो होल्ड करता है एक valid certificate of practice under the section 6 subsection 1 of the act. बट इसमें कौन कौन इंक्लूड नहीं है? सो फर्स्टली अगर मेरी असेसी जो है वो एक कंपनी है तो उसमें कौन अकाउंटेंट नहीं हो सकता? The person who is not eligible for appointment as an auditor of the said company in accordance with provisions of subsection 3 of section 141 of Companies Act 2013. तो इंटर में अपन ने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 141 जो है it talks about a disqualification to be appointed as an auditor. So can you name some of the points कि कब कब disqualify हो सकता है?
चार्टेड अकाउंटेंट शेयर्स कितने पैसे लगेंगे गारंटी के लिमिट से और इंडेटनेस सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्टैट ऑडिटर जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या वो खुद अपॉइंट हो सकता है देखो यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं उसने एक्सक्लूड नहीं किया स्टैट ऑडिटर को to be appointed as an accountant for the purpose of transfer pricing स्टैट ऑडिटर भी जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है एज एन अकाउंटेंट नाउ व्हाट विल हैपन इन अदर केसेस जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स है प्रोप्राइटर्स हैं एओपी है तो वहाँ पे जो पार्टनर खुद हो गया प्रोप्राइटर खुद हो गया या फिर जो मेंबर है एओपी के वो अपॉइंट नहीं हो सकते सेकंड इज इन केस कि अगर असेसी जो एक ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में पर्सन हु आर रेफर्ड टू इन क्लॉज ए बी सी 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 ऑफ द सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 तो जो क्लॉज ए वो बात करता है रिगार्डिंग द ओनर ऑफ द ट्रस्ट टू वो अपॉइंट नेम सकता है ऑडिटर बी बात करता है एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर की और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर मतलब दैट पर्सन जिसने उस ट्रस्ट को मोर देन 50,000 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रखे हैं सी के अंदर आ जाता है एक एचयूएफ जो कि ऑथर है एंड सीसी के अंदर आ जाएगी कि जो भी रिलेटिव है बाकी ऊपर की तीनों के तो वो रिलेटिव भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर और अकाउंटेंट फॉर द कंपनी नाउ इन केसेस of any other person other than the person referred to in subclauses 1 and 2 so the person जो competent है to verify the return under section 239 includes the provision of section 140 fourth is any relative of any persons who are referred to in the above clauses तो वो भी disqualify हो जाएंगे fifth is any officer or employee of the SSE तो वो जो employee वहाँ पे काम करते हैं वो भी as an accountant नहीं हो सकते और जो और मान लो एम्प्लॉय किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म के जो बाकी के पार्टनर्स होंगे जो एम्प्लॉय के साथ पार्टनर है वो सारे भी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो ये कंडीशंस बहुत सिमिलर सी है जो सेक्शन 141 के अंदर कवर्ड है नाउ नेक्स्ट इज एक इंडिविजुअल जो होल्ड कर रहा है इन सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द असेसी जैसे अपन कंपनीज एक्ट में देखते हैं कि अगर वो शेयर्स होल्ड कर रहा है तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाता है यहाँ पे भी सिमिलर है बस यहाँ पे भी रिलेटिव्स के ऊपर एक लिमिट है कि वो होल्ड कर सकते हैं सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द असेसी ऑफ द असेसी जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 1,000 रुपीज से ज्यादा एक्सीड नहीं कर हुई सॉरी 100,000 सॉरी फिर सेकंड है अगर वो इंडेटेड है टू द असेसी तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बट अगर रिलेटिव्स का केस है तो वहां पे भी 100,000 की जो है लिमिट है एंड थर्ड है कि अगर जो अकाउंटेंट है जो बन सकता है तो अगर उसने गारंटी ले रखी है या फिर प्रोवाइड कर रखी सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एनी थर्ड पर्सन जो है असेसी को इंडेटेड है तो उस केस के अंदर जो होगा पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बट रिलेटिव्स के केस में अगेन यहाँ पे एक लिमिट आ जाती है 100,000 रुपीज की फिर एक है कि जहाँ पे पर्सन जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है उसके बिजनेस रिलेशनशिप है असेसी के साथ इन लास्ट इज अगर कोई पर्सन है who has been convicted by a court of an offense involving a fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction तो वो भी जो है disqualified है now let's take up again three examples कि Mr. P जो है वो एक practicing chartered accountant है and Q जो है वो relative है Mr. P का and is holding security of ABC Limited now he is holding a face value of rupees 90,000 so क्या P is qualified for being appointed as the accountant of ABC Limited eligible है नहीं है 1,00,000 से 1,00,000 तक रिलेटिव्स होल्ड कर सकते हैं तो या ही इज एलिजिबल एज पर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 now second example is Mr. Ashish a practicing chartered accountant is holding securities of XYZ Limited having a face value of 900 तो क्या आशीष है नहीं हो सकता बिकॉज एक भी रुपए का होल्ड नहीं कर सकता अकाउंटेंट खुद लास्ट इज मिस्टर अनिल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म and has been appointed as the accountant of Lakshman Limited in the AGM of the company held in September 2018 जिसके अंदर उसने जो है ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया सब्सिक्वेंटली जनवरी 2019 के अंदर क्या हुआ जो भारत है
अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एसएससी के अंदर ही एक एम्प्लॉई है विच इज लक्ष्मण लिमिटेड, उसने जो है मिस्टर अनिल के साथ पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लिया। तो क्या अब जो मिस्टर अनिल है वो एलिजिबल है फॉर द अकाउंटेंट? नहीं है, क्योंकि अब जो है एम्प्लॉय जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में है उनके साथ इसलिए। नाउ थोड़े और रेलेवेंट पॉइंट्स पे एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट इज कि जो रिपोर्ट इशू करेगा अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 92E वो एक रेकरिंग असाइनमेंट है, जैसे अपन ऑडिट्स में भी देखते हैं एवरी ईयर होता है। फर्स्ट टाइम होता है तो अपन प्रीवियस ऑडिटर की एनओसीज भी ऑब्टेन करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि जो अकाउंटेंट है वो कम्युनिकेट करेगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ। सेकंड इज कि जो अकाउंटेंट है वो ऑब्टेन करेगा एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड इन सेक्शन 92। थर्ड is कि it is necessary for accountant to identify and assess the risk of material misstatement, whether they are due to fraud or error. So बहुत similar points है जो audit के अंदर अपन पढ़ते हैं। फिर fourth is accountant should ensure that he receives the standard management representation letter in respect of all the oral representations explicitly or implicitly given. And last में जो report जो accountant furnish करेगा under the section 92E वो furnish करेगा in the form 3CEB जो फाइल हुई विद द अथॉरिटीज ऑन और बिफोर 31st अक्टूबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। नाउ जो अपॉइंटमेंट होगा अकाउंटेंट का जनरली क्या होता है, वो हमें जो ऑडिटर का जो अपॉइंट करते हैं वो होता है एजीएम के अंदर। बट अकाउंटेंट जो इन ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एजीएम पे उनको अपॉइंट करो। इट कैन बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देमसेल्व्स या फिर एनी अदर ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर रखे टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। और अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर कोई प्रोप्राइटरी फॉर्म है तो इन दैट केस पार्टनर हिमसेल्फ या जो प्रोप्राइटर है वो अपॉइंट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज कि अगर जो अकाउंटेंट है वो नहीं कंप्लीट कर पाए एग्जामिनेशन ऑफ दैट एसएससी और जो फॉर्म रिक्वायर्ड था फॉर्म 3CE दैट इज नॉट फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, तो जो अकाउंटेंट होगा वो डायरेक्टली आंसरेबल होगा टू द इंस्टीट्यूट अगर कंप्लेंट हो जाती है बाय द क्लाइंट विद द इंस्टीट्यूट। बट अगर ऐसा है कि जो डिले हुआ वो बिकॉज ऑफ द क्लाइंट हुआ कि डेटा टाइम पे प्रोवाइड नहीं हुआ या ऑल अदर थिंग्स, तो इन दैट केस अकाउंटेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोला जा सकता। सो बिफोर एंगेजिंग इनटू दिस इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द अकाउंटेंट कि वो एनालाइज कर ले कि वो टाइम पे एग्जामिनेशन पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। Now this is how a form 3CE looks, which needs to be furnished by the accountant under section 92. Now what is the penalty clause if a professional misconduct has been done by the accountant? So अगर कोई क्वेश्चन आता है regarding professional misconduct, so in our opinion, proper information and documents as are prescribed have been kept by the assessee in respect of the international transactions and specified domestic transactions entered into it so far as appraised from my or our examination of the record of business. So accountant की responsibility आ सकते हैं यहाँ पे in the opinion of the accountant whether the company has maintained necessary information and documents for the international transaction of the SDT. So 3CEB जो 92E सेक्शन के अंदर 3CEB रिपोर्ट फाइल होती है, a chartered accountant issues this report after examining the accounts that the international transaction or the SDT transactions between the VEs are at ALP or not. What is the due date of filing form 3CEB? 30th November. 30th November. तो रिटर्न फाइलिंग की क्या होगी? 31st December. कब फाइल करते हैं 3CEB? 1 month prior to the due date of filing return of income. तो रिटर्न ऑफ इनकम अगर 30th नवंबर होती है तो 3CEB की होगी 31st। आखिरी में ये लिखा है लास्ट में 31st अक्टूबर इट हैज टू बी फाइल्ड। ये क्वेश्चन भी है हमारे क्विज में मतलब So अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है relating to professional misconduct in connection with the examination जो अकाउंटेंट ने करी है
तो जो अकाउंटेंट होगा वो डायरेक्टली लायबल होगा अंडर द 49 in the ICAI disciplinary rules like that. Disciplinary section will prevail in this regard. जो फाइनेंस एक्ट 2017 है उसने एक पेनल्टी क्लॉज इंट्रोड्यूस किया था अंडर सेक्शन 271 जे ऑन द अकाउंटेंट्स फॉर फर्निशिंग या तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जा रही है रिपोर्ट्स में या फिर सर्टिफिकेट्स जो हो रहे हैं showing false information. So in that case जो असेसिंग ऑफिसर है या तो जो कमिश्नर है वो डायरेक्ट कर सकता है अकाउंटेंट को फॉर एवरी सच रिपोर्ट जो उसने इनकरेक्ट फर्निश करी है फॉर एवरी सच रिपोर्ट 10,000 rupees सम हैव टू बी पेड बाय द अकाउंटेंट टू द अथॉरिटीज. So thank you. That is तो अगर अपन ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का अपने तो में किन एंटरप्राइजेस को अपन माने कि है ना उनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग करना चाहिए. तो इसके लिए अपनी डेफिनेशन आ जाती है सेक्शन 92A में एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड डीम एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एसोसिएट एंटरप्राइज क्या है अब उसको समझने के लिए एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन टू पार्ट्स में समझनी पड़ेगी. पहले तो एंटरप्राइज और फिर एसोसिएट एंटरप्राइज. तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन अपने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 92F सब सेक्शन 3 में दे रखी है. क्लॉज 3 का सब enterprise means a person including a permanent establishment of such person who is or has been or is proposed to be engaged in any activity related to. मतलब कोई भी पर्सन जो फॉलोइंग एक्टिविटीज में एंगेज कर रहा है उसको एंटरप्राइज मानते हैं. तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हो गई जैसे प्रोडक्शन स्टोरेज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ आर्टिकल्स गुड्स नो हाउ पेटेंट्स कॉपीराइट्स लाइसेंसेस ट्रेडमार्क एक्सेट्रा. तो मतलब या तो टेंजिबल गुड्स का बिजनेस कर रहा हो या इंटेंजिबल गुड्स का बिजनेस कर रहा हो तो अपने एंटरप्राइज मान लेंगे. या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कोई काम कर रहा हो तो उसको अपन एंटरप्राइज मान लेंगे. इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई काम कर रहा हो लोन देने का कोई काम कर रहा हो तो उसको अपन एंटरप्राइज मान लेंगे. अब जैसे वो शेयर्स में अगर डील कर रहा है अंडर राइटिंग या फिर एक्वायरिंग होल्डिंग या फिर डीलिंग कर रहा है तो उसको भी अपन एंटरप्राइज मान लेंगे. अब वो ये सारे काम या तो खुद से कर सकता है या तो किसी सब्सिडी के थ्रू कर सकता है या तो वो इंडिया में हो या फिर एक ही प्लेस में दोनों जन या फिर किसी और प्लेस में हो तो भी उसको एंटरप्राइज मान लेंगे. अब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ जैसे अपने एंटरप्राइज की डेफिनेशन में पढ़ा था इंक्लूडिंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 92 एक्ट में डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में. परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रेफर्स includes a fixed place or business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on. मतलब जहां से वो पर्सन बिजनेस कैरिड ऑन कर रहा है इंडिया में तो उसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानना है. एग्जांपल के लिए एबीसी कॉर्पोरेशन है जो कि यूएस की कंपनी है. उसने इंडिया में कोई ब्रांच ओपन नहीं करी पर है ना उसका एक एम्प्लॉय इंडिया में 8 महीने तक रुका और उसने इंडियन क्लाइंट्स के साथ बिजनेस डील करी और है ना कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुए तो इसको अपन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे या नहीं. मानेंगे क्योंकि उसने एक एबीसी कॉर्पोरेशन के एजेंट की तरह काम करा तो इसकी वजह से वो अपने यहाँ पे इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा. अब डेफिनेशन आ गई एसोसिएट एंटरप्राइज और डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज की. सेक्शन 92 में है ना ये लिखा गया है कि टू और मोर एंटरप्राइजेस कैन बी रिगार्डेड एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज only if section 92A are satisfied. तो सेक्शन 92A में टू पार्ट्स में इसकी डेफिनेशन दी गई है. एक तो सबसेक्शन 1 में एक सबसेक्शन 2 में. सबसेक्शन 1 एक सोर्स डेफिनेशन देता है और सबसेक्शन 2 13 सिचुएशन देता है जिनमें से एक की भी फुलफिलमेंट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. मतलब अगर एक सेकंड के लिए भी वो कंडीशन पूरी हो गई तो उसको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे. उन 13 कंडीशन में से एक पूरी हो गई. तो पहले 92A की सबसेक्शन 1 की डेफिनेशन पढ़ते हैं. 92A सबसेक्शन 1 में एक एंटरप्राइज है वो या तो किसी दूसरी एंटरप्राइज की मैनेजमेंट कंट्रोल और कैपिटल में पार्टिसिपेट करता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उसको उन दोनों एंटरप्राइज को एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे. तो सिनेरियो 1 है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. ए लिमिटेड बी लिमिटेड भी डायरेक्टली क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर रहा है या तो मैनेजमेंट में या कंट्रोल में या कैपिटल में तो वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है.
अब पार्टिसिपेशन थ्रू इंटरमीडिएट, ए लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, वो आगे जाकर के है ना किसी सी लिमिटेड या फिर थर्ड कंपनी की या तो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, कंट्रोल में या कैपिटल में, तो फिर है ना ए और बी लिमिटेड आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। सिनेरियो थर्ड है, एक ही पर्सन दो कंपनीज में है ना सेम कर रहा है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल, तो जिन दो एंटिटीज में है ना वो ये पार्टिसिपेशन कर रहा है ना, उन दोनों एंटिटीज को आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानना। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज का ए और बी लिमिटेड आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि मिस्टर ए दोनों में अपने है ना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट में या कैपिटल या कंट्रोल में। अब मैनेजमेंट और कैपिटल और कंट्रोल को आप क्या मानोगे? तो फाइनेंस एक्ट 2002 में आया एक्सप्लेनेशन, इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड सबसेक्शन 2 ऑफ द said section to clarify that the mere fact of participation of one enterprise in the management or control or capital of other enterprise, or the participation of one or more persons in the management or control or capital of both the enterprise shall not make them associate enterprise unless the criteria specified in subsection 2 are fulfilled। तो इसका मतलब ये सबसेक्शन 1 की कोई इंडिविजुअली कोई महत्वता नहीं रहेगी, मतलब सबसेक्शन 2 की जो कंडीशंस है ना वो फुलफिल होगी तभी अपन उनको एसोसिएट एंटरप्राइज मान पाएंगे। तो जैसे कि क्लॉज ए टू एन में जो भी कंडीशन दी है उनमें से कोई एक पूरी होना जरूरी है, तभी है ना अपन उनको ये बोल पाएंगे कि एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं। आप सबसेक्शन 1 की बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि सबसेक्शन 2 भी फुलफिल हो गया। अब सबसेक्शन 2 की डेफिनेशन पे आ जाऊंगा। क्लॉज ए, वन एंटरप्राइज होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली shares carrying not less than 26% of the voting power in the other enterprise, two enterprise will deem to be associated। तो एक पर्सन है ए, तो उसने बी लिमिटेड में या तो 26% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर अगर एक्वायर कर रखी है, तो वो है ना दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज मांगे जाएंगे, ए और बी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। अब यही काम वो इनडायरेक्टली भी कर सकता है। ए लिमिटेड की सब्सिडियरी है एस लिमिटेड, एस लिमिटेड में आगे जाकर के 26 या मोर के शेयर खरीद लिया बी लिमिटेड में, तो एस लिमिटेड और बी लिमिटेड तो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं, पर ए और बी लिमिटेड भी एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। अब इस पर अब आपने डेफिनेशन देखी हो तो इसमें इनडायरेक्ट होल्डिंग भी इंक्लूड हो गई है, और ये क्लॉज है ना क्योंकि अपन वोटिंग पावर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो इन्वेस्टी कंपनी है मतलब बी लिमिटेड, वो कंपनी होनी जरूरी है, क्योंकि बाकी किसी पर्सन में आप वोटिंग पावर ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते। और फर्दर इस सेक्शन में लिखा हुआ है शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 26% ऑफ द वोटिंग पावर। तो शेयर में वोटिंग पावर होना जरूरी है, अगर शेयर की वोटिंग पावर नहीं है तो फिर वो काउंट नहीं होंगे इस लिमिट के लिए 26% ऑन वोट। एक एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड होल्ड 42% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन बी लिमिटेड, वेदर बी लिमिटेड इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ ए लिमिटेड। तो अधिकतर प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग पावर नहीं होती, तो इस वजह से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स होल्ड्स 15% ऑफ डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद वोटिंग पावर ऑफ 40%, वेदर ए लिमिटेड आर एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ मिस्टर एक्स। तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, अपन नंबर की बेसिस पे नहीं जा रहे, अपन वोटिंग पावर को क्राइटेरिया ले रहे हैं। तो वोटिंग पावर अगर आपके पास एक शेयर भी है पर वो आपको इतनी वोटिंग पावर दे रहा है कि आपके पास 26% और उससे ज्यादा की वोटिंग आ गई, तो आप एसोसिएट एंटरप्राइज। अब क्लॉज बी, एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 26% ऑफ द वोटिंग पावर इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज। अब जैसे अपन ने पढ़ा था कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है, अब ए लिमिटेड दो कंपनीज में होल्ड कर रहा है, बी लिमिटेड में भी और सी लिमिटेड में 26% और उससे मोर। अब ये डायरेक्टली भी हो सकता है या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो बी और सी लिमिटेड आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे, ए बी भी होगा, ए सी भी होगा और बी सी भी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज होंगे। अब इसके लिए कंपनी होना जरूरी है, इन्वेस्टिंग कंपनी दोनों, जो अपन ने पहले पढ़ा था कि वोटिंग पावर इन्वेस्ट कंपनीज में होती है। एक पर्सन जो 26% होल्ड कर रहा है वो दोनों कंपनी में 26% होल्ड करना चाहिए, और जो बी और सी है उनका जरूरी नहीं कि आपस में कोई शेयर होल्डिंग हो, 0% शेयर होल्डिंग होगी आपस में तो भी वो चलेगा, क्योंकि ए लिमिटेड की बी और सी दोनों में शेयर होल्डिंग है। तो एक क्वेश्चन है, ए लिमिटेड होल्ड 100% शेयर्स इन बी लिमिटेड एंड 14% इक्विटी शेयर
with voting power and C limited. तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. B limited holds 10% of equity shares with voting power and C limited. अभी तक A limited 100% ओन करता है B limited को, और C limited में 14% इक्विटी शेयर होल्ड करता है. Further, C limited has also issued preference shares with voting power aggregating 50% of total voting power, in which 10% is owned by A limited. State whether A and C are associated entities. बताओ एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं. पीयूष पीछे से कोई बता दो. तो अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी. मैंने बताया प्रेफरेंस शेयर का भी वोटिंग पावर है, तो 50% वोटिंग पावर है. तो अब इक्विटी शेयर तो 14% होल्ड कर रहा हो, उसकी वोटिंग पावर एक एक इंडिविजुअली कैलकुलेट होगी. तो अब ए लिमिटेड के पास 14% इक्विटी शेयर है सी लिमिटेड के, तो उसका 50% ही वोटिंग पावर है, क्योंकि 50% प्रेफरेंस शेयर के पास है. तो 14% ऑफ 50% ऑफ 14% वोटिंग राइट हो गया 7. और बी लिमिटेड के पास 10% इक्विटी शेयर है, तो उसका भी 50% हो गया 5. अब ए लिमिटेड के पास प्रेफरेंस शेयर की है 10%, तो 10% में 50% वोटिंग पावर हो गया 5. टोटल मिला के हो गया 17% वोटिंग पावर. तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज होगी. Clause C. A loan advanced by one enterprise to the other enterprise constitutes not less than 51% of the book value of total assets of the other enterprise. A limited है, उसने B limited को उसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स की 51% या उससे ज्यादा की अगर लोन दे रखा है, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान लीजिए. तो एसेट्स, अपन एसेट्स की जो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ता है अकाउंटिंग में, व्हिच आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, तो वही एसेट्स की डेफिनेशन है. इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्लूड होंगे, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस है वो सारे राइट ऑफ करने के बाद ही जो एसेट की वैल्यू है वो लेंगे. इसमें से कोई लायबिलिटीज माइनस नहीं करनी है, नेट एसेट्स नहीं लेंगे, टोटल एसेट्स लेंगे. Clause D. One enterprise guarantees not less than 10% of the total borrowings of another enterprise. A limited है, उसने B limited की जो टोटल बोरिंग है, डायरेक्ट बोरिंग नहीं दे रहा, पर 10% या उससे ज्यादा की गारंटी दे रहा है, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है. कॉर्पोरेट गारंटी, अब इसमें कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं. कॉर्पोरेट गारंटी का मतलब रूल्ड 10TA सब क्लॉज C में explicit corporate guarantee extended by a company to its wholly owned subsidiary being a non-resident in respect of short-term or long-term borrowing. तो जो भी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के लिए गारंटी दी, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो अपने कॉर्पोरेट गारंटी मांगी जाती है. और मतलब जो सेक्शन है ना, उसमें ये नहीं लिखा हो कौन सी तरीके की गारंटी, तो इसमें बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि आप किसी भी तरीके की गारंटी को यूज कर सकते हो. Clause E. More than half of board of directors or members of the governing board or one or more executive directors or executive members of the governing board of one enterprise are appointed by the other enterprise. अब A limited है, वो B limited में या तो more than half of the board of directors अपॉइंट कर सकता है, या तो फिर वो executive directors one or more executive directors अपॉइंट कर सकता है. तो A और B आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान दिए. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एमडी, सीईओ, सीएफओ, इनको अपन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं, जो कि रेगुलर अपने मैनेजमेंट का काम करते हैं एंटिटी में. तो अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है वन या उससे ज्यादा, तो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया. या तो फिर मेजर 51% या उससे ज्यादा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है मोर देन वन हाफ, तो अपन एसोसिएट एंटरप्राइज कहते हैं. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही अपने कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी में मैनेजमेंट में काम करते हैं. और इसमें का एग्जांपल देखते हैं. A limited has 20% equity shares in B limited. Investment in B limited also gives A limited power to appoint 5 out of 7 board of directors in B limited. A limited has not yet exercised this power. Will A and B limited be treated as associate enterprise?
तो क्लॉज में मेंशन हो रखा है कि सिर्फ पावर होना काफी नहीं है, आपको एक्चुअल अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। अगर आपके पास पावर है और आपने अपॉइंटमेंट नहीं करा तो आपकी नहीं माना जाएगा एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो क्या कहते हैं, ए लिमिटेड ने अपने एग्जांपल में कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करी, इस वजह से वो अपने इस कैटेगरी में नहीं आएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं माना जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड हैज 15% equity shares in B Limited. Investment in B Limited also gives A Limited power to appoint 6 out of 8 directors in B Limited. A Limited has appointed 2 non-executive directors. Whether associate enterprise है? Correct answer है associate enterprise नहीं मानेगा। Clause F. More than half of directors or members of the governing board or one or more executive directors or executive members of the governing board of each of the two enterprise are appointed by the same person or person. जो अपन ने पिछला क्लॉज पढ़ा उसमें बस ये कर दो, दो कंपनीज में अगर एक ही पर्सन के पास सेम पावर है तो दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बनते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, बी लिमिटेड इज अ जर्मन कंपनी, देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग बिटवीन द टू कंपनीज, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एंटर इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, that Advisors LLP provides corporate governance advisory services. That Advisors LLP is allowed to nominate 2 out of 4 directors in A Limited. Separately, that Advisors LLP is also retained by B Limited and nominates 1 out of 3 executive directors in B Limited. That Advisors doesn't own shares in either company. Whether the companies are associate enterprise. नहीं का लिखा गया एक्सरसाइज is allowed. तो मान लो एक्सरसाइज कर लो, आप कर लो आज में। नहीं तो पिछले क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली लिखा था कि कर लिया नहीं नॉट येट। हाँ एसोसिएट एंटरप्राइज है, नोट लिख के हाँ तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है क्योंकि दोनों में वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्लॉज डी, द मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल और बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज is wholly dependent on the use of know-how, patent, copyright, trademark, licenses, franchises, or any other business or commercial right of similar nature, or any data, documentation, drawing, or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula, or process of which the other enterprise is the owner, or in respect of which the other enterprise is the exclusive owner. अब इसमें क्या है, ए लिमिटेड है, उसके पास कोई पेटेंट, कॉपीराइट या फिर कोई फॉर्मूला है जिसकी बेसिस पे बी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और बी लिमिटेड की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसके पास वो ट्रेडमार्क है, तो फिर वो ए और बी लिमिटेड आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएंगे। अब इसमें ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, तो इस बात पे फोकस करना जरूरी है कि जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और जो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग है, जो पेटेंट रिलेटेड चीज है वो सिर्फ उसी में काम आना चाहिए, और अगर किसी और चीज से रिलेटेड है जैसे खरीद के बेच रहा है तो फिर उसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, अल्फा बायोटेक लिमिटेड इंडिया इज अ स्टार्टअप दैट मैन्युफैक्चर्स अ ब्रेकथ्रू कैंसर ड्रग, द फॉर्मुलेशन प्रोसेस एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दिस ड्रग इज डेवलप्ड एंड पेटेंट बाय गामा फार्मा इनकॉर्पोरेशन यूके। गामा फार्मा licenses the patent to Alpha Biotech exclusively for manufacturing and marketing in India. The license agreement includes use of proprietary drug formulation, access to scientific documentation, test data, drawings, and use of Gamma's brand name and packaging. The entire manufacturing process of Alpha Biotech is based on this patent formula and data. The license is not sub-licensable or transferable, and Alpha Biotech does not manufacture or sell anything else. तो आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। करेक्ट आंसर है आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानेंगे। सब क्लॉज एच, two enterprises will be deemed to be associated enterprise if 90% or more of the raw materials or consumables required for manufacturing or processing of goods or articles are supplied by the other enterprise or person specified by the other enterprise.
and the prices and condition relating to supply are influenced by the other enterprise. अब इस क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि जो एंटिटी है एक उसकी जो 90% परचेजेज है वो एक स्पेसिफिक पर्सन से ही होती है, और या तो जो वो स्पेसिफिक पर्सन है वो डिफाइन कर रहे हैं कि किससे खरीदोगे 90% से ज्यादा, तो उन दोनों में आपस में है ना एसोसिएट, वो क्या कहते हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लेंगे। पर एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो प्राइस है, जो बाइंग प्राइस है, वो भी वो स्पेसिफिक पर्सन है ना डिफाइन कर सकता है कि उसकी मर्जी की जो प्राइस होगी ना उसी पे वो सामान खरीदा बेचा जाए, तो फिर है ना क्या कहते हैं अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज मान जाएंगे। एक क्वेश्चन है, मैंगो पैकेजिंग इंडिया एक कंपनी है जो सस्टेनेबल पैकेजिंग करती है फ्रूट्स के लिए, और इको ट्रेड है जो एक्सपोर्टर है रिसाइकलेबल पल्प का। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 इको ट्रेड 93% रॉ पल्प है ना आपने इंपोर्ट करवाया मैंगो पैकेजिंग से, तो सर मैंगो पैकेजिंग ने इको ट्रेड से 93% सामान खरीदा जो उसका रॉ मटेरियल था, और प्राइसेस जो है ना वो नेगोशिएट हुए आर्म्स लेंथ प्राइस पे, और जो डेली में मार्केट रेट चलते हैं उनके ऊपर। तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, किन को लग रहा है तो ये आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, क्योंकि 90% वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है, पर जो प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए वो वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। आपका एक प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस होना ये भी बहुत बड़ी मेजर कंडीशन। सब क्लॉज आई, अब जैसा आपने परचेज के लिए करा वैसे सेल कर दो। मेरा जो ये लिमिटेड सामान बेच रहा है वो पूरा मतलब इसमें कोई 90% की लिमिट नहीं दे रखी, इसमें ये दे रखा है कि है ना क्या कहते हैं एक अनदर एंटरप्राइज को सोल्ड कर रहा है, और है ना जो सेलिंग प्राइस है वो सामने वाला बंदा डिटरमाइन कर सकता है। अधिकतर क्या होता है जो सेलर है वो डिटरमाइन करेगा सेलिंग प्राइस, पर सामने वाला बंदा अगर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर रहा है और उसके ऊपर ही कंट्रोल है कि भाई वो जो प्राइस बोलेगा उसकी भी अपने को सामान बेचना है, तो अपन एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। अब इसमें यह है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया 9% का वो तो नहीं है, इसमें यह है कि जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है वो डिफाइन होगा कि अगर वो सामने वाला मेरी प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैं सेलर हूं पर सामने वाला मेरी प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो अपन है ना इसको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। जैसे अगर ए लिमिटेड सामान बेच रहा है और बी लिमिटेड कह रहा है मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा और ए लिमिटेड तैयार है, तो ए और बी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। Clause D, where one enterprise is controlled by an individual and the other enterprise is also controlled by such individual or is relative or jointly by such individual or is relative, then both enterprises shall be deemed to be associate enterprise. हम एक एंटरप्राइज है उसको मैं कंट्रोल करता हूँ, और जो दूसरी एंटरप्राइज है उसको या तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ या मेरे रिलेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, या हम दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपस में वो दोनों एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज मान लीजिए। तो इसमें कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जो क्रूशियल डिसीजन है मैनेजमेंट के वो है ना मैं ले सकता हूँ, तो वो कंट्रोल हो गया। और रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन है, रिलेटिव की डेफिनेशन में जो इंडिविजुअल है उसका हस्बैंड या फिर वाइफ, ब्रदर और सिस्टर, या फिर एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, मेरे माता पिता और मेरे बेटे बेटी। क्लॉज ए, two enterprise will be deemed to be associate enterprise when control of the two enterprise by same Hindu undivided family and includes control by member of HUF or by a relative of member of HUF or jointly by such member and its relative। तो दो एंटरप्राइजेज है जिसमें है ना एक एंटरप्राइज का कंट्रोल HUF के ऊपर है और दूसरी एंटरप्राइज का कंट्रोल या तो HUF के साथ में या फिर HUF के किसी मेंबर के साथ में या मेंबर और उसके रिलेटिव के साथ में, तो एसोसिएट एंटरप्राइज वो दोनों एंटरप्राइज मान ली जाएगी। अब क्लॉज एल, वेयर एंड वन एंटरप्राइज इज अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, द अदर एंटरप्राइज होल्ड्स नॉट लेस देन 10% इंटरेस्ट इन सच फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक एंटरप्राइज है उस या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो उसके अंदर कोई दूसरी एंटरप्राइज 10% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट होल्ड करती है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग या फिर कुछ भी हो गया, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली गई। क्लॉज एम, देयर एग्जिस्ट बिटवीन द टू एंटरप्राइज एनी रिलेशन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज मे बी प्रेसिडेंट। तो अभी तक तो सीबीडीटी के पास ही पावर है, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं,
पर अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा डेफिनेशन नहीं दी है, तो इस वजह से अभी तक ये क्लॉज इफेक्टिव नहीं है। अब एक और सेक्शन आता है सेक्शन 94A सब सेक्शन 2 क्लॉज 1। If an SSP enters into a transaction where one of the parties to the transaction is a person located in notified jurisdictional area, then all the parties to the transaction shall be deemed to be associate enterprise within the meaning of section 92। अब इसमें क्या लिखा है कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया करा, उसके अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कर दिया, तो उस ट्रांजेक्शन में जितनी भी पार्टीज होंगी ना, वो सारी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएंगी। तो 2016 तक तो साइप्रस था ऐसा जो नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया था, पर 14/12/2016 से इसको हटा दिया और अभी तक कोई भी ऐसा एरिया नहीं है। अब जैसे फॉरेन कंपनी है या इंडियन कंपनी की फॉरेन में ब्रांच है, इंडियन ब्रांच है, तो उनके बीच में ये ट्रांसफर प्राइसिंग के एसोसिएट एंटरप्राइजेस के रूल कैसे लगेंगे? फॉरेन एंटरप्राइज की इंडिया में ब्रांच है, तो इंडिया वाली ब्रांच ही इंडिया में टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम को होगी, तो इन दोनों को आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे और इनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन लगेंगे, इनके ऊपर कोई छूट नहीं है। पर अगर इंडियन एंटरप्राइज की फॉरेन ब्रांच है, तो इंडियन एंटरप्राइज के साथ फॉरेन ब्रांच का कंसोलिडेशन होना है, तो कंसोलिडेशन में उनकी इनकम भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, तो इन दोनों को तो अपन एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं मानेंगे। पर अगर फॉरेन ब्रांच की कोई ऐसी डीलिंग है जिसकी वजह से फॉरेन में कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कर रही है, तो उनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन जरूर लगेंगे, क्योंकि वो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज में मानेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। आई कंपनी है जिसका यूएसए में ब्रांच है, आई कंपनी की एक सब्सिडरी भी है यूएसए में, यूएस कंपनी नाम से, और यूएसए ब्रांच जो है आई कंपनी की, वो है ना बहुत सारी सर्विसेज यूएस कंपनी को देती है। तो अभी तक क्या हुआ, आई कंपनी की यूएस ब्रांच भी है और यूएस कंपनी में सब्सिडरी भी है, और यूएस ब्रांच यूएस कंपनी को सर्विसेज रेंडर कर रही है। तो आई कंपनी और यूएसए की जो ब्रांच है, वो तो एक सेम एंटरप्राइज हो गया, उसको अपन एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं मानेंगे। पर जो यूएस ब्रांच और यूएस कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन के लिए लायबल है। तो अपन आई कंपनी और यूएस कंपनी जो है, जो उसकी सब्सिडरी है, इन दोनों को एसोसिएट एंटरप्राइज मान के इनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लगाएंगे। थैंक यू। So moving forward, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन में क्या क्या कवर है और क्या क्या नहीं। The transaction includes an arrangement, understanding, or action in concern, whether or not such arrangement is in writing or whether or not such arrangement, understanding, or action is intended to be enforceable by law। मतलब सिंपल वर्ड्स में ऐसा कोई भी एक्शन, अंडरस्टैंडिंग या अरेंजमेंट, चाहे वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ओरल है, राइटिंग में, या फिर वो इन्फोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता, वो ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में कवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लिपकार्ट ने एग्री करा कि मीशो को 2000 करोड़ रुपए देगा नॉन कॉम्पिटेंस फीस टू नॉट ऑपरेट, तो ये फॉर्मल एग्रीमेंट है, राइटिंग में भी है और ये इन्फोर्स भी किया जा सकता है, तो ये इसकी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में कवर है। लेकिन अगर ये सेम ओरल होता और इन्फोर्स भी नहीं हो पाता, तो भी ये डेफिनेशन में तो कवर्ड है। अब एक क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट में अगर ये पैसा अमेजोन को दिया होता जो एक यूएस कंपनी है, तो क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता? तो फ्लिपकार्ट ने सेम पैसा अगर यूएसए की कंपनी को दिया होता, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो होता बिकॉज दोनों पार्टीज डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज के उधर है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए सही मतलब एप्लीकेबल होती है इसको। तो इसके लिए सेक्शन 92 भी है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिफाइन करता है एज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ईदर और बोथ ऑफ देम शुड बी नॉन रेजिडेंट। मतलब जो मेन कंडीशन है कि एटलीस्ट एक पार्टी नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, और the transaction should be in the nature of purchase, sale or lease of tangible or intangible property, or provision of services, lending or borrowing money, or any other transaction having a bearing on the profit, income, losses or assets of such enterprises। मतलब ऐसी जो ट्रांजेक्शन हुई है दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच, जिनमें से एटलीस्ट एक पार्टी नॉन रेजिडेंट है और वो ट्रांजेक्शन इस नेचर की है, तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है।
It shall also include an arrangement or agreement between two or more associated enterprises for the allocation or apportionment of any contribution to any cost or expense incurred or to be incurred in connection with the benefit, services or facility provided or to be provided to any one or more such enterprises. अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो डीम्ड इंटरनेशनल ही मानी जाती है. इसके लिए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 92B इसको कवर करता है. A transaction between an enterprise and an unrelated person shall deemed to be a transaction between two associated enterprises if there exist a prior agreements between such person and associated enterprise, या फिर the terms of relevant transaction are determined in substance between such unrelated person. मतलब अगर दो एक अनरिलेटेड पर्सन में ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन उसकी जो एग्रीमेंट पहले से हो रखा है और उसकी सब्सटेंस पहले से डिफाइंड है तो डीम्ड इंटरनेशनल मानी जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट यूएस की कंपनीज है और दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है. एक बंसल ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी है जो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है और वो फ्लिपकार्ट की एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है. अब क्या है, वॉलमार्ट और बंसल ब्रदर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड बंसल ब्रदर्स. तो जो ट्रांजैक्शन होगी फ्लिपकार्ट और बंसल ब्रदर्स के बीच में वो गवर्न होगी ट्रांजैक्शन वॉलमार्ट में और बंसल ब्रदर्स के बीच में वो एक डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा. अब इसमें अमेंडमेंट था कि जो अनरिलेटेड थर्ड पार्टी है ये अगर इंडियन रेजिडेंट है तो भी ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ही मानी जाएगी. इसका एक केस लॉ था पीसीआईटी वर्सेस केएसएस लिमिटेड. इसमें क्या था, जो एसएससी था केएसएस लिमिटेड इसने अपने फंड्स लिमिट करे एक अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को फॉर एक्वायरिंग फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन राइट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट थे, एक बिटवीन एसएससी और इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज और दूसरा था एसोसिएट एंटरप्राइज और सीजी तो थर्ड पार्टी. अब जो एसोसिएट एंटरप्राइज थी उसने अपने पास कोई भी पैसा अपना रिटेन नहीं करा. जो रिफंड आया था थर्ड पार्टी से वो भी इसने डायरेक्ट अपने केएसएस लिमिटेड को दे दिया. तो इसका इशू ये है कि क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा. तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है ना तो फाइनेंसिंग का नेचर का है, लेंडिंग का, ना एडवांसिंग ऑफ मनी का. तो ये सेक्शन 92 में कवर्ड नहीं है. ऑल्सो जो इसका इफेक्ट था ना तो किसी प्रॉफिट पे आ रहा है, इनकम पे आ रहा है, एसेट पे आ रहा है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कवर्ड नहीं है. अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का. तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेम होते हैं क्या. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन तो एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो ओरिजिनेट एक कंट्री में हुआ है और कंक्लूड दूसरी कंट्री में हो रहा है. चैप्टर 10 इसको गवर्न करता है. इसमें है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है मे और मे नॉट बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. Similarly, a transaction which is not a cross-border transaction may still be an international transaction for the purpose of said sector if it falls within the definition of international transaction. जैसे for example दो यूएस कंपनीज है, दोनों की इंडियन सब्सिडरी ने आपस में अगर कोई ट्रांजेक्शन करा तो ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट भी इंडिया में हुआ, कंक्लूड भी इंडिया में, लेकिन फिर भी वो एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा क्योंकि ये दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में और एटलीस्ट एक पार्टी नॉन रेजिडेंट है. एक और एग्जांपल जैसे होल्डिंग कंपनी है, उसकी दो सब्सिडरी है, सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2. सब्सिडरी 2 की फॉरेन ब्रांच है. अब अगर सब्सिडरी 1 फॉरेन ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन करती है तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा, कोई पता नहीं. अगर सब्सिडरी 1 फॉरेन ब्रांच से कोई ट्रांजैक्शन कर रही है तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा. तो ये माना नहीं जाएगा क्योंकि बोथ द पार्टी रेजिडेंट है और जो मैंने बताया था सबसे मेन कंडीशन होती है एटलीस्ट एक पार्टी का नॉन रेजिडेंट हो. नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट विल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ टीपी ऑफिसर वुड असेस इन द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. तो जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का. तो ना तो इनकम टैक्स एक्ट में ना फिर इस गाइडेंस नोट में इसके बारे में कोई डेफिनेशन है, लेकिन चैप्टर 9 जो ओईसीडी टीपी गाइडलाइंस का है उसने इसको डिफाइन करा है द क्रॉस बॉर्डर रीडिप्लॉयमेंट रीएलोकेशन ऑफ फंक्शंस एसेट्स और रिस्क अमंग एफिलिएटेड एंटिटीज ऑफ अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज. दिस फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंशियल रीनेगोशिएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट या फिर ट्रांसफर ऑफ आईपी राइट्स टू द सेंट्रल एंटिटी विदिन द ग्रुप या फिर आउटसोर्सिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग to associate enterprise in a low cost location. This, for example,
वो पहले अपने जो प्रोडक्ट था इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन अब उसने इंपोर्ट करना चालू करा JPL लिमिटेड से, जो कि वियतनाम में इनकॉर्पोरेटेड है और उसकी एक एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो अब बोर्ड क्या करेगा, जो अपनी परचेज है वो एक प्रीमियम अमाउंट पे बिल कराएगा, ताकि जो इसका इंडिया का प्रॉफिट है वो कम हो जाए और जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो वियतनाम का बढ़ेगा, जो एक लो कॉस्ट चल रही है। अब जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो दो टाइप से अपन अचीव कर सकते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल तरीके से। एक्सटर्नल जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कैपिटल रिडक्शन या बायबैक, या फिर कोई इशू, शेयर इशू हुआ है, या फिर कोई एक्विजिशन हुआ है, स्टॉक परचेज करा है, कोई एसेट परचेज का, या फिर कोई भी स्कीम ऑफ रीअरेंजमेंट या मर्जर और डीमर्जर। इंटरनल जो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग होता है ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी टू अ सेंट्रल एंटिटी विद इन अ ग्रुप, या फिर कन्वर्जन ऑफ अ फुल फ्लेज डिस्ट्रीब्यूटर टू अ लिमिटेड डिस्क डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर कन्वर्जन ऑफ अ फुल फ्लेज मैन्युफैक्चर टू अ लिमिटेड डिस्क मैन्युफैक्चर। अब जो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग है, इसकी जो आर्म्स लेंथ कंप्यूटेशन होगी वो 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। मतलब पहला स्टेप होता है कि जैसे अपन किसी भी ऑडिट पे जाते हैं तो सबसे पहले काम होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी का। तो फर्स्ट स्टेप में ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन by taking into account the business environment. It involves identifying the scope of arrangement, performance of a functional analysis of pre and post business restructuring. मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना कि कंपेरेबल सर्कमस्टेंसेस में दो इंडिपेंडेंट पार्टीज की सेम ट्रांजेक्शन सेम अमाउंट पे कर चुके हैं। Reference to any relevant contract, including those entered to implement the business restructuring, as well as an examination risk assumed and function performed by the associated enterprises. नेक्स्ट स्टेप इसका होता है सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड या फिर मेथडोलॉजी। Screen share one screen share one last screen share तो मोबाइल पे है ना शेयर करना मेन बॉस में लोग मेन पे आ जाओ ठीक है। सेकेंड स्टेप है वो है कि सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड या मेथडोलॉजी। मतलब जो प्राइसिंग होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि एक सिमिलर सर्कमस्टेंस में दो इंडिपेंडेंट पार्टीज किस वैल्यू पे ट्रांजैक्ट करते हैं। द कंसिडरेशन मे बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग: an arm's length outcome is one that makes business sense, taking into account the options realistically available for the taxpayer involved in business restructuring. Second point is independent party dealing at arm's length would seek to protect its economic interest involved in an arrangement appropriately formulated for the same. जिसका लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि जो सेलेक्ट करिए पॉलिसी उसको अच्छी तरह अप्लाई करना। जैसे जो भी कोई एंटरप्राइज बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है तो उसका मेन फोकस होता है कोई इकोनॉमिक या कमर्शियल एडवांटेज करना। तो अगर एग्जामिनेशन से ये लगता है कि बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग से कोई कमर्शियल सेंस नहीं हुआ है तो जो आर्म्स लेंथ आउटकम है कैन बी अचीव बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है प्राइस एडजस्टमेंट करना बाय रेफरेंस टू द अरेंजमेंट एज एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज। इसका सेकंड है using an arrangement reasonably expected to exist between independent parties dealing at arm's length in similar circumstances. थर्ड और इसका लास्ट जो है वो है application of transfer pricing provisions adjusting the consideration receivable or payable by the commissioner by reference to the arrangement between independent parties dealing at arm's length in comparable circumstances. तो जो इसके तीन थे, पहला तो था कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में दो पार्टीज क्या करती वो प्राइस लेना। दूसरा था कि जो अपनी प्राइस है अगर वो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो रही तो उसमें ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना। और थर्ड था कि एप्लीकेशन ऑफ टीपी प्रोविजंस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल फाइनेंसिंग का। तो जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होती है वो ऑफन ट्रांजेक्शन करती है जैसे बोरिंग, लेंडिंग, गारंटी और अरेंजमेंट। दीज प्राइसिंग will have a bearing on the profit or losses of the associated enterprises. जैसे होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग या लॉन्ग टर्म बोरिंग, purchase or sale of marketable securities or any type of advances, payment or deferred payment or receivable or any other debt arising during the business। ये फाइनेंस एक्ट 2012 से डायरेक्टली कवर्ड है अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में। अब यह है कि ऐसे केस में अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए। The accountant shall consider disclosing the transaction in relation to advances, payment or deferred payments
by giving a note in the detailed observation / remarks section of respective underlying primary transaction to which such balance pertain, या फिर वो एक separate disclosure दे सकता है such balances का with a description of the underlying primary transaction to which it is closely linked. मतलब जो भी कोई transaction है उसका एक separate disclosure देना कि ये बैलेंस किसको pertain करता है और ये transaction क्या थी. Also, he should determine whether the conditions of certain financial transaction between associated enterprises are consistent with arm's length price. दूसरा होता है उसको ये डिटरमाइन करना होता है कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे ही हुई है क्या. नेक्स्ट टॉपिक है टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का. तो फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटेंजिबल इज समथिंग व्हिच इज नॉट अ फिजिकल एसेट और अ फाइनेंशियल एसेट and it is capable of being owned and controlled for commercial activities whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent party in a comparable circumstances. तो जो इसका स्कोप है बहुत वाइड है इस चैप्टर में, फ्रॉम रिलेटिंग टू मार्केटिंग एक्टिविटीज टू टेक्नोलॉजी रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, मेनी अदर्स. तो क्योंकि इसका वाइड स्कोप है, द अकाउंटेंट विल नीड टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस दैट ऑल द रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर्ड एंड इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट. या फिर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो अकर तो हुई थी लेकिन एसएससी की बुक्स में ही है. तो दो चीजें कि जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो रिकॉर्ड सारी हो गई, और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो हुई है लेकिन रिकॉर्ड होना रहेगा तो उसका भी प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो होना चाहिए. और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इज टू आइडेंटिफाई द इंटेंजिबल व्हिच आर ओन्ड बाय द ग्रुप एंड द इंटरएंडेड एंटिटी. अब इसकी वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच. तो मार्केट अप्रोच में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द मार्केट डेटा की मार्केट में सिमिलर इंटेंजिबल के क्या वैल्यू चल रहा है उस बेसिस पे अपन इसको वैल्यू कर देते हैं. सेकंड होता है इनकम अप्रोच. इनकम अप्रोच में अपन जो फ्यूचर में इससे रिलेटेड इनकम या एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसको एक डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको उस वैल्यू पे मेजर कर देते हैं. थर्ड होती है कॉस्ट अप्रोच, कि अगर सिमिलर एसेट कोई क्रिएट करेगा तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी. द OECD गाइडलाइंस जनरली डिस्करेजेस दिस मेथड. नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अरेंजमेंट का. The cost contribution arrangements are arrangement between business enterprises to share the cost and risk of jointly developing, producing or obtaining assets, services or right. मतलब अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने कोई ट्रांजेक्शन करी उसकी कॉस्ट और रिस्क उनको शेयर करनी है तो वो कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अरेंजमेंट में कवर है और वो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे ही होना चाहिए. Therefore, a participant contribution must be consistent with what an independent party would have agreed to contribute under comparable circumstances given the benefit it reasonably expect to derive from the management. मतलब अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन नहीं करके कोई और दो पार्टीज करती जो कि इंडिपेंडेंट होती, वो किस प्राइस पे कर दी उसी प्राइस पे ये वैल्यू होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स का. मतलब जब अपन एसएससी की बुक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पे हुआ है या फिर ऐसी कोई सर्विसेज जो उसने ली है या किसी को दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका प्रॉपर बुक्स में कुछ दे रखा है नहीं दे रखा. द अकाउंटेंट नीड टू केयरफुली एग्जामिन द नेसेसरी फैक्ट्स एंड कंडीशंस टू असेस एंड आइडेंटिफाई सच ट्रांजैक्शन नॉट अदरवाइज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एसएससी एंड मेक अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग. जैसे इंटेंजिबल में था, कोई ट्रांजैक्शन जो अकर हुई है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, या फिर कोई ट्रांजैक्शन छूट तो नहीं गई रिकॉर्ड होने से. Where amounts are recognized on a notional basis in the books of account due to applicable accounting standards, it should be in arm's length. मतलब ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कोई एसेट अपन ने बहुत नोशनल बेसिस पे बहुत नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रखा है तो उस पे भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है. अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का. मतलब ऐसी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो है डोमेस्टिक लेकिन फिर भी उस पर टीपी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं. For the purpose of this section in section 92, 92C, 92D and 92E, specified domestic transaction in case of any SEC means any of the following transaction not being an international transaction. तो इसमें 5-6 सेक्शन दे रखे, अगर वो ट्रांजेक्शन इन सेक्शन में हुई है तो ही वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में कवर है. फर्स्ट, एनी ट्रांजेक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 80A, any transfer of goods or services referred to in subsection 8 of section 80IA, any business transaction between the SEC and other person as referred to in subsection 10 of section 80IA. Fourth, any transaction referred to any other section of chapter 6A or section 10AA to which provisions of section 8 or subsection 10 of 80IA are applicable, or any other business transaction between person referred to in subsection 6 of section 11BA. लेकिन इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर पिछले साल में इन ट्रांजेक्शंस की वैल्यू 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई थी तो ही ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में इंक्लूडेड है.
नेक्स्ट वन वही है। तो इसमें फर्स्ट था एनी ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 80A। तो अगर कोई इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस हुआ है बिटवीन द एलिजिबल एंड अदर यूनिट ऑफ द सेम टैक्स पेयर, तो वो जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो मार्केट वैल्यू पे ही होनी चाहिए फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और ऑल द ट्रांजैक्शन अबव 20 करोड़ satisfying this condition will be recognized as a specified domestic transaction। इसमें सेकंड है एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 8 of section 80IA। The above provision entitles the assessing officer to compute profit and gains of eligible business based on market value of goods and services transferred between an eligible and non-eligible business only if the consideration for such transfer as recorded in the books of account does not correspond to the market value of goods or services। मतलब ये प्रोविजन तभी लगेगा जब जो एसएससी ने रिकॉर्ड कर रखी है वो कंपेरेबल नहीं है कि मार्केट में सिमिलर ट्रांजेक्शन होती तो किस पे रिकॉर्ड होती। The explanation under this provision has also been expanded to provide that the market value shall be computed at arm's length if the inter-unit transfer constitutes specified domestic transaction। Third है इसमें any business transaction between the SSC and other person as referred to in section 10 of section 80IA। जो सेक्शन 80IA अप्लाई तब होता है जब एसएससी और अदर पर्सन ने कोई ट्रांजेक्शन करी जिसकी वजह से एसएससी के हैंड्स में कोई एक्सेसिव प्रॉफिट आ रहा है, या तो उनका कोई क्लोज कनेक्शन था उस वजह से या फिर किसी और वजह से। द डीलिंग बिटवीन द टैक्स पेयर एंड अदर पर्सन गेट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन प्रोवाइडेड द कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन देम इज सो अरेंज कि उनके बीच में ऐसी ट्रांजेक्शन हुई जिससे जो प्रॉफिट था वो ऑर्डिनरी प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और इसमें लास्ट है एनी ट्रांजेक्शन रेफर्ड टू इन एनी अदर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A और सेक्शन 10AA टू विच प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 10 और सेक्शन 80IA एप्लीकेबल। थैंक यू। section है 80IA, so I'll just share a different live example. One of our clients for which we do income tax work, एक cement manufacturing company थी, and the cement manufacturing company had a electricity